दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन करने का है वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो अभी हाल ही में आया है। सरकार ने इसको मनी बिल के रूप में पेश किया है। तो ये जो मतलब कि आज का टॉपिक है हमारा, जितने भी टॉपिक हमने आज तक डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला टॉपिक आज का है। तो ये एक तो हमारे पीटी में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है और जनरल इम्पोर्टेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे, डाटा पर्सनल मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको डाटा संरक्षण विधेयक कहते हैं, जो प्राइवेसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राइवेसी, ये पूरा का पूरा जो बिल है ये सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है प्राइवेसी की चीज़ों से, कि हमारे जो डाटा हैं वो कहाँ तक सेफ़ हैं, कहाँ तक प्राइवेट रह पाएंगे, उनका गोपनीय रह पाएंगे, उन सब से जुड़ा हुआ ये विधेयक है, उसी के लिए लाया गया है। तो हम देख लेंगे पहले प्राइवेसी का मतलब क्या होता है और उसका संवैधानिक जो पक्ष है, जो आयाम है, वो हमारे संविधान में या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजमेंट में प्राइवेसी की जो परिभाषा है टाइम पे, या प्राइवेसी के जो आयाम है वो टाइम पे कैसे बदलते रहे हैं और आज हम कहाँ प्राइवेसी के नाम पे आज कहाँ खड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस पे देखें कि उसका संवैधानिक पक्ष क्या है, आज की स्थिति क्या है। तो एक पक्ष हमारे डिस्कशन का ये होगा। दूसरा पक्ष ये होगा कि भारत में डाटा प्राइवेसी जो कानून है इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या हमारा जो आईटी अधिनियम 2000 का है वो पर्याप्त नहीं है इसके लिए, मतलब कि हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वो पर्याप्त नहीं है। तो हमें अगर पर्याप्त नहीं है तो फिर हमें इस डाटा, अगर पर्याप्त है तो फिर हमें इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों है। अगर पर्याप्त नहीं है तो फिर इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं जो हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, ये चीज़ देखेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो प्रस्तावित विधेयक है जो संसद में, मतलब कि ये भी मनी बिल के रूप में लाया गया है, जो विधेयक है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, या संक्षेप में इसको डाटा संरक्षण विधेयक कहते हैं। ये विधेयक जो आया है इसका समग्र रूप से हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि इस विधेयक में है क्या, और इसमें विधेयक में अच्छी बातें क्या हैं, इसकी विधेयक की बुरी बातें क्या हैं, क्या ऐसी भी कुछ बातें हैं कि प्राइवेसी के नाम पे ये लाया जा रहा है कि प्राइवेसी को संरक्षित करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेसी का और ज़्यादा उल्लंघन करेगा। तो इस चीज़ का हम समग्र रूप से इस वीडियो में मूल्यांकन करेंगे। तो 3 पक्ष में पूरा डिस्कशन होगा। प्राइवेसी के संवैधानिक पक्ष पे, प्राइवेसी भारत में डाटा प्राइवेसी लॉ की ज़रूरत क्यों है, इस पक्ष ये पक्ष होगा दूसरा, और जो विधेयक है प्रस्तावित उसका समग्र हम मूल्यांकन करेंगे। 3 पक्ष में पूरा डिस्कशन होगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में मतलब कि तीनों पक्ष को देखते हुए इसमें 3 वीडियो बनाएंगे हम लोग। एक पक्ष में हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके संवैधानिक आयाम को, दूसरे पक्ष में हम उसकी ज़रूरत क्यों इसको डिस्कस करेंगे, और तीसरे पक्ष में हम उसका समग्र मूल्यांकन करेंगे जो कानून आया है। तो हम देखते हैं अपना पहला पक्ष इसका कि गोपनीयता के संवैधानिक आयाम क्या है। देखिए, जैसे जैसे समाज बदलता है दोस्तों, पहले समाज आज से 50 साल का पहले का समाज देखिए, उसके 20 साल बाद का समाज और आज का समाज लगातार तेज़ी से बदलता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है उसके हिसाब से भी समाज बदलता है, विचारधारा जैसे बदलती है उसके हिसाब से समाज बदलता है। हमारा मतलब कि जैसे जैसे विकास होता है उसके हिसाब से भी समाज बदलता है। तो जो नॉर्म्स हमारे पहले रहते हैं, प्रतिमान, वैल्यू जो भी पहले रहते हैं, वो आज के दौर से बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुके हैं। आज नए प्रतिमान आ चुके होते हैं। तो जैसे जैसे समाज की ज़रूरत होती है उस तरीके से उसके नॉर्म्स बदलते हैं, और उसी तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है उसके जो निर्णय आज से 50 साल पहले थे वो निर्णय आज के हिसाब से फिर दोबारा बदलते हैं। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इन सब के न्याय आज के परिप्रेक्ष्य में बदलते हैं। हमारे अधिकारों का दायरा आजकल बढ़ गया है। तो अधिकार जो पहले जिनको माना जाता था उन अधिकारों का दायरा आज बढ़ चुका है। तो पहले जिन चीज़ों को अधिकार के दायरे में शामिल नहीं किया जाता था आज उनको अधिकारों के दायरे में शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को हमारा गार्जियन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है हमारी। तो सुप्रीम कोर्ट जब गार्जियन है तो जो भी उसकी मतलब कि हमारा संविधान है, जो भी हमारा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी व्याख्या यही करेगी सुप्रीम कोर्ट करती है, और इसका संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो जब इसकी व्याख्या और संरक्षण करेगी तो हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका भी संरक्षण यही करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जब संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करेगी तो इसमें क्या हुआ, संवैधानिक मूल्य हमेशा समय समय पर बदलते रहते हैं। तो आज इसमें एक नया चैप्टर ऐड हो गया सुप्रीम मतलब कि इन्हीं संवैधानिक मूल्यों में, जिसको कहते हैं गोपनीयता।
मतलब प्राइवेसी, जिसको पहले बहुत वैल्यू नहीं दी जाती थी, पहले उसको एक अधिकार नहीं माना जाता था। गोपनीयता पहले इतनी बड़ी चीज़ थी ही नहीं कि सरकार ये समझे कि यार गोपनीयता भी कोई चीज़ होती है। तो पहले के जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया 1954 में, ये कौन सा केस था, ये MP शर्मा केस था, MP शर्मा केस, MP शर्मा केस। इस MP शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना। इसके बाद 1962 में आया खड़क सिंह केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना, लेकिन उसके बाद 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक अपरिहार्य मूल अधिकार माना। तो देखिए, जैसे जैसे समाज का प्रतिमान बदलता, उस समय प्राइवेसी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के समाज में प्राइवेसी, जब इतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग हो गया है, सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, ग्लोबलाइजेशन है, तो वहाँ पे प्राइवेसी जैसी चीज़ें, दुनिया आजकल पूरे खुले तरीके से हो गई है, तो अपनी चीज़ों को बचाए रखना भी बहुत बड़ी मतलब की चुनौती हो गई है। तो उसमें प्राइवेसी का जो अधिकार है वो मूल अधिकार संविधान ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस कौल हैं, इनकी बेंच थी, उन्होंने पुट्टास्वामी केस में प्राइवेसी को, गोपनीयता को अपरिहार्य मूल अधिकार माना। अपरिहार्य मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकार मतलब कि इसका मानने का क्या सेंस है, या अपरिहार्य का मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकार मानने का क्या सेंस है। तो ये प्राकृतिक अधिकार की जो सबसे पहले डिफिनेशन दी थी उसने जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक क्या कहता है कि जो भी आदमी, इसने अपनी बुक, इसकी बुक थी ट्रू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इसने इस चीज़ के विषय प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताया कि आदमी जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही कुछ अधिकार लेके पैदा होता है, जैसे लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का। इसी तरीके से जब इसने ये बातें कही कि इसको प्राकृतिक अधिकार में क्या आता है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तो जब प्राकृतिक अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरीके से जस्टिस कौल ने कहा कि प्राइवेसी भी उतना ही इम्पोर्टेंट अधिकार है जितना कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसको एक अपरिहार्य मूल अधिकार मान, जिसको मतलब कि किसी भी कीमत पे उसको मतलब कि कम नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरीके का अधिकार प्राइवेसी का अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है। तो किसमें मतलब कि जस्टिस कौल ने पुट्टास्वामी जजमेंट में ये बातें कही कि प्राइवेसी जो है हमारी संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए, अगर पूरी तरीके से हमारी स्वतंत्रता चाहिए हमको, तो उसमें सबसे बड़ा अनिवार्य तत्व है प्राइवेसी। और आगे देखते हैं, इसी पुट्टास्वामी केस में ये भी कहा गया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये एक तरीके का लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो ये कानून हमारा संविधान है ये किसी तरीके से जड़ संविधान नहीं है कि भाई एक बार बन गया अब इसमें कुछ संशोधन नहीं होगा या समय के अनुसार चेंज नहीं होगा। ये सब ऐसा संविधान नहीं है, किसी मतलब कि मध्यकालीन समाज का समाज नहीं है, इस तरीके का नहीं है। ये एक तरीके का जीता जागता उदाहरण है, मतलब कि समय के अनुसार जो भी चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी उसके हिसाब से हमारा संविधान परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है, प्रगतिशील है। तो इस तरीके से इस केस में, पुट्टास्वामी केस में ये भी कहा गया था कि संविधान हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो मतलब कि ग्रैनविल ऑस्टिन जो एक संविधानविद हैं उन्होंने भारतीय संविधान के लिए ये वर्ड यूज भी किया था। और क्या कहा गया कि भारतीय संविधान एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि एक परिवर्तनशील दस्तावेज है, समय जैसा होगा उसी के हिसाब से अगर फंडामेंटल राइट है उनकी डिफिनीशन चेंज होती है। पहले फंडामेंटल राइट अगर किसी और चीज़ को माना जाता था, आज किसी और को माना जाएगा तो वो भी फंडामेंटल राइट माना जाएगा। फंडामेंटल का दायरा पहले मान लो इतना था, उसमें प्राइवेसी जैसी चीज़ें नहीं आती थी। जीवन के अधिकार में बहुत सारे, जैसे यात्रा करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब चीज़ें उसमें शामिल नहीं थी। नींद का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सारी चीज़ें शामिल नहीं थी शुरुआती संविधान में। लेकिन हमारा संविधान आज के समाज में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तन को एडॉप्ट करता है और उसके अनुसार से अपने आप को भी चेंज करता है। समय समय पर इस तरह के जैसे कुछ जजमेंट है उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि संविधान हमारा कैसे परिवर्तनशील है। जैसे समय 2015 में नलसा का जो जजमेंट आया, नलसा मामले में, उसमें ये दीपक मिश्रा की बेंच थी, उसमें ये कहा गया कि 15(4) क्या कहते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मतलब कि कुछ हेल्प करने या उनको कुछ जैसे आरक्षण जैसी जो बातें हैं,
जो उनको आरक्षण की बात है, मतलब कि जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण की बात 15(4) में है। मतलब आर्टिकल जो 15 है उसमें नामांकन के लिए आरक्षण की बातें, आर्टिकल जो 16 है उसमें गवर्नमेंट सर्विस में आरक्षण की बातें हैं। तो 15(4) में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी ओबीसी में शामिल कर लिया गया। तो समय के अनुसार संविधान मतलब कि संविधान हमारा परिवर्तनशील ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा या हमारे न्यायालय को ये लगा कि समय के साथ जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इनको भी राइट्स देने चाहिए, तो उसी के हिसाब से ओबीसी में उनको शामिल कर लिया गया। इससे सिद्ध क्या होता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, और इसी के तहत जो हमारा प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, जो सफीन जहां वर्सेस अशोकन मामला है 2018 में, पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद ये मामला आया, इसमें यह कहा कि एक आवश्यक मानवीय सम्मान से जुड़ा विषय है प्राइवेसी। प्राइवेसी जो है एक मानवीय सम्मान का विषय है, गरिमा का विषय है। जैसे आर्टिकल ये हमारे जीवन का अधिकार है, उस तरीके का ये अधिकार है। तो यहाँ तक मामला है कि प्राइवेसी को इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा। जैसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कि प्राइवेसी के का जो उल्लंघन हुआ है, और अगर इन्हीं प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, प्राइवेसी इतना इम्पोर्टेंट है, अगर प्राइवेसी का जो नई नई कंपनियां आ गई, हमारे डाटा 24 घंटे लेती रहती हैं। पेगासस आपने सुना होगा, बारी जो मतलब कि जैसे कहीं भी जाएं आपका बायोमेट्रिक डाटा देना पड़ता है, आधार कार्ड का डाटा देना पड़ता है, सिम लेने जाइए आपको अपनी आधार कार्ड या बायोमेट्रिक कुछ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सारे कंपनियाँ हमारा डाटा का यूज़ करती हैं, सरकारें हमारे डाटा का यूज़ करती हैं। तो उन डाटा का मिसयूज ना हो, इस चीज़ के लिए हमें एक कम से कम प्राइवेसी का जो कानून है, हमारी निजता का जो कानून है, वो एक कानून होना ही चाहिए। निजता का एक कानून होना ही चाहिए, जिससे अगर इस तरह का हमारे प्राइवेसी का कुछ हनन होता है तो उसके खिलाफ मतलब कि हम कोर्ट में जा सकें, और कुछ जैसे कोर्ट में जाएंगे तो उसके लिए हमको हमारा निजता का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो पाए। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, जो एक भीमा कोरेगांव वाला एक मामला था कि भीमा कोरेगांव में मतलब कि उसके 200 साल पूरे हुए थे, तो उसमें उसकी जयंती मनाई जा रही थी। तो फिर उसमें बहुत सारी हिंसा हो गई, तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को उसमें ऊपा जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत गिरफ्तार किया। उसकी जो धारा है 43D, इसके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें बेल नहीं मिलती है। बाद में मतलब इन पे ये आरोप लगाया कि भारत मतलब नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, और उनके लैपटॉप में ये सारी इन्फॉर्मेशन पाई गई। बाद में ये पता चला कि किसी बाहरी संस्थान ने ये सब उनके मतलब कि लैपटॉप में प्लांट किया था, तो उनको 3-4 साल जेल में रखा गया। तब बताइए, तो ये इस तरह की अगर मामले आते हैं तो उनका ये जो निजता का अधिकार है, इस चीज़ का उल्लंघन ही तो है एक तरीके से, कि उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, उसमें पाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो जो प्राइवेसी है उसका दुरुपयोग किया गया, उसका जांचा परखा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारे सामने इस तरीके का सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हमें किस तरीके की प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी अगर हमने बात की तो प्राइवेसी का मतलब क्या है, किस तरीके की प्राइवेसी। तो हमें जो प्राइवेसी चाहिए वो किस तरीके की प्राइवेसी चाहिए। एक तो मानवीय सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ी हुई प्राइवेसी हो। दूसरा इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, सूचना की प्राइवेसी, कि मेरी जो सूचनाएं हैं वो लीक ना हो, वो उनका जो सर्विलांस ना किया जाए, इस तरीके की प्राइवेसी। तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी की प्राइवेसी का क्या मतलब है। मेरा मतलब कि ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड मतलब ये है कि मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरीके का है, कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, बाईसेक्सुअल हूँ, गे हूँ, या तो कि मेरा लैंगिक रुझान क्या है। ये मेरा मतलब अधिकार होना चाहिए कि इसको मैं शो करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, समाज हमारा इतना सजग नहीं है कि अगर कोई भी आदमी इसमें अपनी लैंगिक रुझान को शो करता है तो वो समाज में उसी तरीके से रह पाएगा। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने खुल के अपने मतलब कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बताया कि वो समलैंगिक हैं। जैसे टिम कुक हो गए, एप्पल के CEO, एल्टन जॉन हो गए, और ये जॉर्ज माइकल, ये सब लोग इतने मतलब प्रसिद्ध लोग हैं, इन्होंने तो शो कर दिया कि हम मतलब कि समलैंगिक है, तो उसका समाज कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो अगर नॉर्मल लोग हैं वो अगर इस तरह के लैंगिक रुझान को शो करते हैं तो समाज उनको जीना मुहाल कर देता है। तो मुझे इस चीज़ की प्राइवेसी होनी चाहिए कि मेरा जो लैंगिक रुझान है वो मैं किस तरीके से व्यक्त करना चाहता हूँ, वो मेरा अधिकार है। तो इस चीज़ की प्राइवेसी होनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी के पास मेरा डाटा चला जाता है, जैसे मैं बायोलॉजिकल सैंपल देता हूँ, किसी तरीके की दवाई मंगाता हूँ या ब्लड सैंपल देता हूँ, तो ब्लड सैंपल से अगर मेरा ये पता चल जाता है डॉक्टर को कि ये होमोसेक्सुअल की तरफ इसका रुझान है, बाईसेक्सुअल है, तो उस डाटा का दुरुपयोग ना हो पाए, जिससे अगर समाज में अगर ये मैसेज जाता है, उस तरीके की चीज़ें अगर मेरे विषय में शो कर दी जाती हैं,
तो समाज मेरा जीना दुभर कर सकता है। तो इसके लिए मुझे अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत है। मेरी जो पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है दोस्तों, कि मेरा पॉलिटिकल व्यू किस तरीके का है। पॉलिटिकल व्यू अगर मेरा आपसे मैच नहीं खाता है तो मुझे सामाजिक बहिष्कार या मीडिया पे बहिष्कार, दुनिया भर के ट्रोल, ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मुझे एक प्राइवेसी चाहिए कि मेरा जो जैसे राइट टू वोट है एक तरीके का प्राइवेसी ही है, उसी तरीके से मेरे पॉलिटिकल जो व्यू है उस पर भी मुझे अधिकार है। मेरा सोशल व्यू किस तरीके का, ये भी मुझे अधिकार है। राइट टू बॉडली एटोनमी, राइट टू बॉडली एटोनमी का मतलब मेरी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, मेरे वैचारिक लेवल पे, मेरी मतलब फिजिकल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उस पर पूरी तरीके से मेरा नियंत्रण होना चाहिए, किसी और का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डिग्निटी से जुड़े पहलू हैं जो प्राइवेसी के दायरे में आते हैं कि प्राइवेसी किस चीज़ की। तो इसी ह्यूमन जो राइट टू बॉडली एटोनमी है, इसमें क्या है कि गोपनीयता के अधिकार को मानवीय अधिकार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए व्यक्ति विशेष की दैहिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। जैसे मतलब कि ये एक तरीके का गरिमा से जुड़ा हुआ अधिकार है, बॉडली एटोनमी का अधिकार, कि मेरी बॉडी को मैं किस तरीके से यूज करना चाहता हूँ, मेरा लैंगिक रुझान किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ों का अधिकार मुझे होना चाहिए। और ज़बरदस्ती मेरे से कोई बायोलॉजिकल मेरा सैंपल नहीं ले सकता, मतलब कि फॉरेंसिक के लिए भी उसमें भी मेरी कंसेंट चाहिए। अब मान लो कि जैसे कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियां, जैसे मान लो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब पे में हमारी फ़ोटो होती है। तो हमारी फ़ोटो को क्रॉप करके कहीं और करके पोर्नोग्राफी साइट में बच्चों की फ़ोटो डाल दी जाती है। तो इस सब में भी मुझे प्राइवेसी का अधिकार ये कंपनियां नहीं देती हैं कि हमारे डाटा जो है वो लीक नहीं होंगे या हमारे डाटा सार्वजनिक जो सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहेंगे। तो इसके खिलाफ मुझे अधिकार चाहिए। तो अगर इसके खिलाफ मतलब कि अधिकार मुझे कब होगा, जब एक तरीके का एक प्राइवेसी का कानून होगा। इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी का क्या मतलब है कि जैसे कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट डाटा हैं वो प्रोटेक्ट रहें, किसी जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड डाटा, मेरे बायोलॉजिकल सैंपल से रिलेटेड डाटा, ये सारे डाटा हम जिन कंपनियों को दे रहे हैं, हमने एयरटेल को दिया, रिलायंस को दिया, सब ने सिम लेने के लिए हमको अपना आधार कार्ड देना पड़ा, फिंगरप्रिंट देने पड़े। तो इन फिंगरप्रिंट और डाटा का वो दुरुपयोग ना करें। अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डाटा को डिलीट कर दें, राइट टू बी फॉरगेटन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर उनका काम हो गया है, मेरा काम हो गया, तो उन डाटा को डिलीट कर दें। लेकिन वो डाटा को डिलीट नहीं करती, वो डाटा को प्रोसेस करती हैं और दूसरे काम में लाती हैं। अब मुझे बार बार उस तरीके के मैसेज आते रहेंगे कि हमारा ये ऑफर है, ये ले लीजिए, ये मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, एक बार अमेजन फ्लिपकार्ट पे लॉगिन कर दी, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन कर दी, तो फिर वो उसी तरीके के मैसेज भेजते रहते हैं। तो इसका अधिकार मुझे होना चाहिए कि मेरे डाटा की प्रोसेसिंग ना करें, डाटा सर्विलांस ना करें, मेरे डाटा की जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो तो नहीं हो रही कि मुझे मतलब किसी आगे चल के किसी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ जाए। तो डाटा सर्विलेंस तो नहीं हो रहा मेरा, इस चीज़ की मुझे प्राइवेसी चाहिए, इस चीज़ की मुझे सिक्योरिटी चाहिए कंपनियों से। तो ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, क्या उसमें इस तरह की बातें की गई हैं? जैसे इजराइल को जो सॉफ्टवेयर था, इजराइल का जो एनएसओ कंपनी का सॉफ्टवेयर था, पेगासस सॉफ्टवेयर, इसमें ये पता चला कि भाई ये वो अपने विपक्ष के इवन भारत तक के लोगों की भी निगरानी कर रहा था। तो अगर इस तरह की निगरानी वो कर रहा था तो जो हमारी जिन कंपनियों के पास हमारा डाटा है तो वो डाटा हमारा सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। तो इसके खिलाफ मुझे कम से कम एक कानून तो हो, और कानून होगा तभी मैं उसका मतलब दावा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी हमारे डाटा का मिसयूज नहीं कर पाएगी। इसके खिलाफ मुझे कानून चाहिए। आजकल हम जिस युग में रहते हैं उसको बिग डेटा का युग कहते हैं। तो अगर हम बिग डेटा के युग में रहते हैं तो इसमें जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने बिग डेटा थेफ्ट की टेक्नोलॉजी भी ईजाद कर ली है। मतलब कि डाटा का जो हमारा सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ भी हम खरीदते हैं या कुछ भी सेवा यूज़ करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का हम अपना डाटा देते ही देते हैं। चाहे आधार कार्ड का डाटा दें, अपनी लिखित इन्फॉर्मेशन दें, मोबाइल नंबर दें, अपना ब्लड सैंपल दें, कुछ भी दे, मतलब कि आइरिस की इन्फॉर्मेशन दें, सब कुछ देते ही हैं अगर हम इस मतलब कि कुछ भी खरीदते हैं, किसी चीज़ का उपभोग करते हैं। तो इसमें कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां चेक करती हैं कि जो उपभोक्ता है वो किस तरीके का पैटर्न यूज़ कर रहा है, मतलब कि उसके उपभोग करने का वो किस तरीके के सेवाएं ले रहा है, उसका पैटर्न क्या है। इसके पूरे पैटर्न को वो इकट्ठा करती हैं, वो हमारे डाटा को इकट्ठा करती हैं। और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं दोस्तों, फिर अगले साल या मतलब कि मान लो उस खास पल में जो ग्राहक है वो किस तरीके की चीज़ यूज करता है, उन सब का डाटा इकट्ठा करके फिर उस चीज़ की प्लानिंग करके अपना सामान बेचती हैं। तो ऐसे में जो नागरिक है वो 24 घंटे किसी न किसी की नज़र में रहता है कि वो नागरिक किस तरीके की चीज़ें यूज करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, मतलब कि कोई भी कंपनी हो जाएगी।
तो इस तरीके के युग में हम जब 24 घंटा रहते हैं, तो अगर इस डाटा की मेरे चोरी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। जैसे एयरपोर्ट, वो जो हैदराबाद एयरपोर्ट है, वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन टेक्निक लगाई गई है। मतलब कि अगर आप जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर तो आपका चेहरा स्कैन हो जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे। तो वो आपके लिए कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधार कार्ड से वो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने क्या मुझे ये गारंटी दी कि मेरे डाटा का यूज़ मतलब गलत मिसयूज़ नहीं होगा। तो इस तरह की गारंटी कोई संस्था नहीं देती। जो हमारे मतलब कि वो आधार कार्ड का यूज़ करती है संस्था, वो गारंटी हमको नहीं देती कि हमारे डाटा का मिसयूज़ नहीं होगा। तो अगर मिसयूज़ होता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी मिसयूज़ को रोकने के लिए मुझे एक डाटा प्रोटेक्शन कानून की ज़रूरत है। तो हमने ये देख लिया पूरे अभी, मतलब कि जो हमारे लेक्चर का सार है वो थोड़ा सा लिखित रूप में है, वो देख लेते हैं कि पुट्टास्वामी निर्णयोपरांत गोपनीयता के मूल अधिकार को संवैधानिक मूल्यों का विषय बनाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि आधारभूत गोपनीयता को देखते हुए भारत के हर नागरिक को एक आवश्यक मानवीय सम्मान एवं सूचना की गोपनीयता चाहिए, ताकि भारतीय नागरिकों के संवेदनशील आंकड़ों का दुरुपयोग ना हो। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब जो पुट्टास्वामी जजमेंट था, इसको यथार्थ में लाने के लिए कि जो गोपनीयता का अधिकार है लोगों का, वो सुनिश्चित हो सके, सिर्फ बातों में न रह जाए, सिर्फ किताबों में न रह जाए, या संविधान के में कह दिया गया सिर्फ इसी से नहीं मतलब कि फॉलो हो जाता है। तो उसी चीज़ को यथार्थ में लाने के लिए BN श्री कृष्णा पैनल का गठन किया गया, जिसने क्या किया, बहुत सारे सुझावों को प्रस्तुत किया। तो BN श्री कृष्ण पैनल ने क्या सुझाव दिया, उसने ये कहा कि एक डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए जो नागरिकों की जो गोपनीयता है उसको सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो एक डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। जो IT एक्ट की धारा 43 है, इसके IT एक्ट की जो 2000 का है, इसके अंतर्गत ये डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता हो। ना कोई एजेंसी ने ऐसी बात कही कि हम आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके डाटा की प्रोसेसिंग नहीं करें, कोई भी नहीं कहता। इवन हमारा CRPC की धारा जो 53 है, वो तो इसकी उल्टी बात करती है। वो कहती है कि अगर कोई भी आरोपी है, उसके जो डाटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा। उसको प्रोटेक्ट की बात करती ही नहीं, बल्कि कहती है कि प्रोसेस किया जाएगा। कोई भी अपराधी है, अपराधी मतलब कि आरोपी है कोई, अगर बाद उस समय तो आपने डाटा प्रोसेसिंग कर ली, लेकिन बाद में अगर वो निरपराध हो जाता, साबित हो जाता है, तो आपने जितने भी डाटा की प्रोसेसिंग की, क्या उसको हटाएंगे या उसके डाटा का यूज़ नहीं होगा, मतलब कि मिसयूज़ नहीं होगा, क्या आपने इसकी गारंटी दी। तो इस तरह की गारंटी नहीं देती है। तो इसी के खिलाफ हमको एक डाटा प्रोटेक्शन कानून की ज़रूरत है कि अगर उस डाटा का मिसयूज होता है, हमारे पर्सनल डाटा को, पूरा प्राइवेट डाटा को, पर्सनल डाटा को पब्लिक डाटा बनाया जाता है या उसको यूज़ किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, तो उसके खिलाफ अगर हमको कानून, मतलब कि कानून जब तक नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ न कोर्ट जा पाएंगे, ना अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो BN श्री कृष्णा पैनल ने दुनिया भर के कानूनों का अध्ययन किया, तो उसके बाद इसने डाटा प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव रखा। तो जैसे इन्होंने अध्ययन किया GDPR का, ये यूरोपीय यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है, ये भी अपने यहाँ पे राइट टू फॉरगेटन का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार प्रोवाइड करता है। देखिए अभी दुनिया भर में हो क्या रहा है, जो सबसे नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं वो अमेरिका बनाता है और उससे जुड़ा विनियमन यूरोप बनाता है। ये मतलब कि एक दुनिया भर में एक नॉर्म्स जैसा चल रहा है कि जय नई टेक्नोलॉजी आएगी वो अमेरिका लेके आएगी, चाहे गूगल की टेक्नोलॉजी है, किसी चीज़ की, और उस पर रेगुलेशन कौन करेगा, वो यूरोप बनाता है कि भाई आपका जो मतलब कि ये कानून है या आपकी जो एजेंसी है इस चीज़ का मिसयूज करेगी, इसके लिए कानून बनाते हैं। तो जैसे GDPR है, ये गूगल जो कंपनी है, अब हर मोबाइल में एंड्रॉयड इनबिल्ड आता है, तो गूगल उसको तो किसी तरीके का भी यूज कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, उसका मिसयूज भी कर सकता है। हमको 24 घंटे इन्फॉर्मेशन लगातार भेजते रहेंगे कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, 24 घंटे आपको उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन भेजी जाती रहेगी। तो उससे मतलब कि इस चीज़ के खिलाफ मुझे अधिकार होना चाहिए, मेरी प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके का एक अधिकार तो दिया यूरोपीय यूनियन ने अपने नागरिकों के लिए, जिसको GDPR कहते हैं। क्लाउड एक्ट इसी तरीके से अमेरिका में है, जो प्राइवेसी का अधिकार देता है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट सिंगापुर में है, जो अपने नागरिकों को इसी का प्राइवेसी का अधिकार देता है। तो दुनिया भर में ये कानून थे। इसी को देखते हुए BN श्री कृष्णा ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह कहा गया कि नागरिकों की जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उसका ख्याल रखा जाएगा। तो इस BN श्री कृष्णा पैनल की जो अनुशंसाएं थी उसको देख लेते हैं। देखिए, तो BN श्री कृष्णा पैनल ने क्या अनुशंसाएं की। इसने तो पहली बात तो इसने जो पर्सनल डाटा होते हैं हमारे, उनको परिभाषित किया कि पर्सनल डाटा होते हैं दो तरीके के। एक जो मार्केट में तो घूमते रहते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं पहुंचाते या हमारी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे मेरे होम का एड्रेस हुआ,
एज हुई मेरी, फ़ोन नंबर हुआ, गाड़ी नंबर हुआ, आधार नंबर हुआ, ये सब मार्केट में घूमते रहते हैं। ये भी संवेदनशील डाटा हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन दूसरे डाटा होते हैं क्रिटिकल डाटा, जो आदमी के ब्लड सैंपल हुए, बीमारी है कि नहीं है, उसका हार्मोनल किस तरीके का है, क्या वो बाइसेक्सुअल है, असेक्सुअल है, किस तरीके का है, इस तरीके के जो मतलब कि उसके फिजिकल डाटा होते हैं, बॉडी से रिलेटेड डाटा होते हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल डाटा होते हैं, अति संवेदनशील डाटा होते हैं। तो बी एन श्रीकृष्णन ने जो डाटा प्रोटेक्शन कानून की मतलब कि सुझाव दिया, उसमें इन दोनों के संरक्षण की बात की। उन्होंने ये कहा कि इसका भी संरक्षण होना चाहिए और इसका भी संरक्षण होना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने ये कहा कि डाटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए, डाटा का मिररिंग नहीं होना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन का क्या मतलब कि अगर भारत में कोई कंपनी है, मान लो फेसबुक है, वो हमारे डाटा का यूज कर रही है, तो उसका सर्वर भारत में ही होना चाहिए। डाटा का लोकलाइजेशन का मतलब है उसका सर्वर भारत में रहे और भारत में ही वो काम करे। इस तरीके से डाटा का यूज होना चाहिए। भारत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसका जो डाटा है वो भारत में ही रहना चाहिए, उसके सर्वर भारत में ही रहने चाहिए। क्योंकि अगर भारत में रहेंगे तो उसके जो कानून है भारत के, उसके हिसाब से उन कंपनियों पे उसका कानून लागू होगा। अगर भारत में उसका सर्वर नहीं रहते, तो जैसे फेसबुक है, उसका सर्वर अमेरिका में, तो जितने कानून हैं फेसबुक पे, वो अमेरिका के कानून लागू होते हैं। भारत पे जो उसके थोड़े बहुत कानून लागू होते हैं, लेकिन अगर इनका सर्वर यहीं पे रहेगा तो उसके अलग कानून लागू होंगे। तो इसने ये कहा कि जो डाटा का लोकलाइजेशन है ये होना चाहिए, यहीं पे भारत का मतलब कि जो कंपनियां हैं उनका सर्वर भारत में होना चाहिए। डाटा की मिररिंग नहीं होनी चाहिए। मिररिंग का क्या मतलब है कि अब गवर्नमेंट ने किसी कंपनी से डाटा मांगा कि भाई आप इस कंपनी का मतलब कि जो लोगों ने यूज़ किया है या कोई अपराधी है उसका डाटा चाहिए, उसने आपकी मतलब कि इस चीज़ का यूज किया है, आपके फ़ोन मतलब कि आपकी कंपनी का फ़ोन यूज किया है, फेसबुक यूज किया है, गूगल यूज किया है, तो इसका डाटा चाहिए। तो कंपनियां क्या करती हैं कि वो सरकार को ओरिजिनल डाटा नहीं देकर उसकी कॉपी दे देती है। और ये कॉपी देने का मतलब है उसमें लगातार छेड़छाड़ की जा सकती है। तो सरकार यही कहती है कि हमको मिररिंग नहीं चाहिए, वो कॉपी डाटा नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल डाटा चाहिए। अब इसकी ओरिजिनल डाटा कब मिलेगा? जब आप इसका डाटा का लोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे ही कंपनियाँ लगाई जाएंगी, उनका जो सर्वर होगा वो यहीं होगा। बी एन श्रीकृष्णा पैनल ने ये भी बात की। और क्या बात की, इन्होंने बात की कि डाटा इंक्रिप्शन जो होता है उसकी गाइडलाइंस जारी की। इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि जैसे फेसबुक व्हाट्सअप हम यूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपका डाटा जो है इंड टू इंड इंक्रिप्ट है। मतलब आपने जो टाइप किया उसके बाद सामने वाले के पास जब इंफॉर्मेशन गई तो बीच में जो है वो एक कोड के रूप में गई, उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ये कहा जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि इसमें खूब तरीके की छेड़छाड़ हो सकती है। फेसबुक भी करता है, व्हाट्सअप भी करता है, गवर्नमेंट की एजेंसियां करती है, दूसरा कोई प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके की कोई भी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ कोई भी कानून नहीं है हमारे पास कि इस तरीके से अगर हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो हम किस एजेंसी के पास जाएं जो हमको हमारी प्राइवेसी को सिक्योर कर सके। इसके लिए एक डाटा प्रोटेक्शन कानून की ज़रूरत है, जिसकी अनुशंसा बी एन श्रीकृष्णन ने की कि डाटा इंक्रिप्शन होना चाहिए। और क्या कहा इन्होंने ये कहा कि हमारे जो RTI एक्ट है, RTI एक्ट की धारा जो 81J है, इसमें यह कहा गया था कि ऐसी कोई भी सूचना जिसका संबंध लोकहित से नहीं है, तो कुछ कंपनियों को हम RTI की धारा 81J में डाल देंगे, जिसके तहत आप उन कंपनियों से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि वो लोकहित से जुड़े विषय नहीं है। तो इसमें क्या किया, एग्जम्पशन डाल दिया RTI की धारा 81J में, ये कह के कि ये जो हमारी कंपनियां हैं, ये जो सरकारी संस्थान है, ये पब्लिक हित से या पब्लिक जो लोक हित है उससे जुड़े विषय में ये शामिल नहीं होती हैं। इनको इस 81J धारा में इनका नाम लिखा जाता है और इनकी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, आप RTI लगा के नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें यह कहा गया है। तो बी एन श्रीकृष्णन ने ये कहा कि ये RTI की जो धारा 81J है ये स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, जो नया कानून आने वाला है, इसी में ये कर दिया कि जो बहुत डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी जो एजेंसियां हैं इसको इसके दायरे में ला दिया है RTI के 81J के तहत, कि जो कंपनियों को सरकार चाहे कि ये हमारी कंपनी आपके जो प्राइवेट डाटा है अगर आप पूछोगे तो नहीं बताएगी, तो उसको 81J में डाल दिया। जिससे क्या होगा
कि सरकार ये कहेगी ये लोकहित से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। आपका डाटा कहाँ से लीक हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन ये कंपनी नहीं देगी, क्योंकि ये कंपनी को हमने 81J में डाल रखा और ये आपसे आपके लोकहित से जुड़ा विषय नहीं है, इसलिए हम इसका डाटा आपको नहीं दे सकते। तो ये एक तरीके से मिसयूज होगा। और अगर सरकार ने जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं या कुछ प्राइवेट एजेंसी है, उनको अगर 81J के तहत RTI के डाल दिया तो हम तो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्राप्त ही नहीं कर सकते। हमारा दुरुपयोग भी हुआ तो हम RTI के तहत जानना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी में दुरुपयोग हुआ, तो सरकार तो ये कह के मना कर देगी कि आपसे जुड़ा विषय ही नहीं है, लोकहित से जुड़ा विषय नहीं है, और आपको ये कंपनी 81J के तहत आती है तो आपको डाटा तो शेयर किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके से सरकार इसको कमज़ोर करना चाहती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो RTI एक्ट है वो भी कमज़ोर हुआ, और जिस तरीके का बेहतरीन डाटा प्रोटेक्शन चाहते थे वो भी मतलब कि अच्छा नहीं हुआ, एकदम डाइल्यूट सा आया। तो ये दोनों कानून कमज़ोर होते जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपने 81J में बहुत सारी कंपनियों को डाल दिया, सारी एजेंसी को डाल दिया। RTI भी कमज़ोर हो गया और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसकी आलोचना है, बहुत बड़ी आलोचना है। फिर तो डाटा प्रोटेक्शन कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम किसी कंपनी से, किसी सरकारी एजेंसी से अगर हम डाटा को मांग ही नहीं सकते कि हमारे डाटा का मिसयूज कहाँ हुआ है, अगर वो बताएंगे ही नहीं तो इस कानून का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। लगातार जो नागरिक समाज के लोग हैं इसी पे सवाल उठा रहे हैं। तो हमने ये देख लिया। अब ये जो हमने मतलब कि पढ़ा उसी के विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि यदि भारत में डाटा संरक्षण कानून आता है तो उसके अंतर्गत युक्त रूप से उन संस्थाओं को अपवादित बनाया जाए जो डाटा संरक्षण कानून के दायरे से बाहर होंगी, एवं RTI की धारा 81J के अंतर्गत केवल अनिवार्य एवं युक्त विषयों को डाटा संरक्षण कानून से बाहर रखा जाएगा। तो इसमें यही बात की है जो हमने डिस्कस किया कि अगर सरकार इसमें ये कर देती है कि RTI की धारा 81J में अगर ये इस तरीके की कंपनियों को डाल देगी जिसका डाटा सरकार नहीं शेयर करना चाहती, ये कंपनी डाटा शेयर ना करे, आप अगर उन कंपनियों के पास कॉल करके या किसी तरीके से डाटा को पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं कि ये कंपनियां हमारे डाटा का मिसयूज कहाँ कर रही हैं, तो वो जब कंपनियां आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो कंपनियों को RTI की धारा 81J में डाल दिया गया है। 81J ये कहती है कि आप किसी उस कंपनी से जिसको 81J के तहत डाला गया है उससे आप डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो ये प्राइवेसी का तो और ज़्यादा उल्लंघन है, क्योंकि सरकार कहेगी ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, संप्रभुता का मामला है, लोकहित से जुड़ा विषय नहीं है, इसका डाटा हम शेयर नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्राइवेसी से जुड़ा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो पहला टॉपिक था कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का संवैधानिक पक्ष क्या है, ये इसके विषय में कितने मतलब कि कैसे कैसे ये आज का प्राइवेसी इशू जो हमारे सामने हुआ ये कैसे कैसे बन के आया, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आएगा उसका प्रारूप कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में देख ली उसके संवैधानिक पक्ष में। अब अगला जो वीडियो होगा प्राइवेसी से इसे मतलब कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ा हुआ, वो हमारा होगा कि इस डाटा प्रोटेक्शन कानून की हमको ज़रूरत क्यों है। तो पहला वीडियो 32 मिनट का बन गया दोस्तों, ये खुद ही बहुत बड़ा हो गया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन कानून की ज़रूरत क्यों है। 3 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है, कुछ भी आता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपको कहीं से भी से 1.5 घंटे के इन्फॉर्मेशन के अलावा आप 50 आर्टिकल पढ़ लीजिए, दुनिया भर की करंट अफेयर किताब पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कहीं भी एकत्रित रूप में नहीं मिलने वाली है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, PPT के रूप में बना के पढ़ाते हैं, लेकिन आप सोचो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें PPT काम नहीं आता है। आप वहाँ पर समझ तो लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। आपको एक कंप्लीट एक मतलब कि एक पेज में या किसी चीज़ में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको 10 ही पेज की हो, लेकिन वो आपके काम के 50 पेज आपको दे दिया गया, बाद में लिखने को कहा गया, आपको 2 पॉइंट नहीं आ जाए। किसी से भी डिस्कशन कर लीजिए डाटा प्रोटेक्शन पे, 2-4 लाइन के अलावा कुछ नहीं बता पाएगा, चाहे 50 PPT देख लियो, 50 वीडियो देख लियो लेकिन जब आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स होगा, प्रॉपर तरीके से आपको जो बताया जाएगा और नोट्स के साथ आप बार बार रिवीजन करके वीडियो देख लेंगे, तब आपको वो टॉपिक एकदम कंप्लीट होगा। आपको टॉपिक मतलब ढंग से तैयार करना है, 50 वीडियो नहीं देखते रहने उसी पे। तो इस तरीके से ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन जो कानून है उसकी आवश्यकता भारत में क्यों है। धन्यवाद दोस्तों।